हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए आपके इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, यूटिलिटी एनालिसिस हमने ये चैप्टर शुरुआत कर दिया और इसी के तहत हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है, सारी चीजें जो हम क्या लर्न करने वाले और सारी चीजें समझने वाले। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम आपके लिए और भी कई सारी वीडियोस लेकर आ सके। और साथ ही साथ अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो, क्योंकि वहां पे भी आपको कई सारी बहुत सारी चीजें क्या आने वाली है। अब चलो यहाँ पे शुरू करते हैं कि सबसे पहले चीज हम ये समझेंगे यूटिलिटी होती क्या है। समझ लो क्या है यूटिलिटी। रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, यानी किसी भी कमोडिटी का जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है, यानी कोई भी जो वांट होती है उसकी सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कपड़े पहन रहा हूं, मैं ये टाई पहन रहा हूं, ये क्यों? क्योंकि मेरी वांट है कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अपना जो शरीर है वो ढकना चाहता हूं। तो वो जो कपड़े पहन रहा हो, तो कपड़े क्या कर रही है, मेरी जो यूटिलिटी है मुझे यूटिलिटी प्रोवाइड करी। क्यों? क्या करिए, मेरी जो वांट है वो सेटिस्फाई करी, तो मुझे क्या करिए, यूटिलिटी प्रोवाइड करिए। मुझे भूख लगी, मैंने क्या किया, मैंने एक डेयरी मिल्क सिल्क खा लिया, तो जो डेयरी मिल्क सिल्क है वो क्या कर रही है, मेरी वांट को सेटिस्फाई कर रही है, यानी वो क्या कर रही है, मुझे यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है। समझ में आ रहा है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, मैं क्या कर रहा हूं, अभी ये लेक्चर्स आपके पास आ रहे हैं। ये लेक्चर्स क्या है, ये लेक्चर्स आपके पास आ रहे हैं, तो ये लेक्चर्स आप देख रहे हो, तो ये लेक्चर्स देख रहे हो, तो आपके जो रिवीजन की जो वांट थी उसको सेटिस्फाई करें, यानी ये जो लेक्चर्स है ये आपको क्या करे, यूटिलिटी प्रोवाइड करे। तो यूटिलिटी मतलब यही होता है, कोई भी जो कमोडिटी होती है जो किसी की वांट सेटिस्फाई करती है, वांट सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। और फीचर्स की अगर बात करूं तो एक एक करके हम सारे फीचर्स देखेंगे और उसको लर्न कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज मैं एक्सप्लेनेशन देख लेता हूं क्या है। सबसे पहले आता है आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यूटिलिटी जो होता है वो रिलेटेड होता है किसी टाइम और प्लेस से। क्या ये वैरी करता है। हो सकता है कि आज कोई भी चीज आपको ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करी हो, यानी आपकी वांट जो है ज्यादा सेटिस्फाई करी हो, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वही जो सेम कम्युनिटी आपकी जो वांट है वो कम सेटिस्फाई करी, आपको यूटिलिटी जो है कम प्रोवाइड करी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आज की डेट में वुलन क्लॉथ आपको ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगी। सही बात है कि नहीं बात है, क्योंकि ठंडी का मौसम है। वही आज से 2 महीने बाद जब गर्मी के मौसम चालू होंगे तब मैं आपको वुलन क्लॉथ दूं, तो क्या आपको वो जो वुलन क्लॉथ है क्या आपको उतनी ही यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे जितनी आज प्रोवाइड करी है? नहीं ना, ये डिफर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यूटिलिटी डिफर करती है टाइम टू टाइम। सेम चीज अगर मैं बात करूं, अगर आप राजस्थान में रहते हो और मैं आपको क्या कर दूं, वुलन क्लॉथ दूं, तो क्या जो वुलन क्लॉथ है आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे क्या ज्यादा? नहीं, आपके लिए वो यूटिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी उतनी। वही अगर आप जम्मू और कश्मीर में रहते हो और मैं आपको वुलन क्लॉथ देता हूं, तो क्या वो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करती? हाँ प्रोवाइड करती ना सर। ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करती है कि नहीं करती? तो ये क्या वैरी करता है टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। समझ में आ गया। फिर आता है आपका सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली एक जो आपका ये है यूटिलिटी, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोई भी एक जो कमोडिटी हो सकती है, हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करी और किसी को ना के बराबर यूटिलिटी प्रोवाइड करी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये जो पैनल है और ये जो पेन है, ये मुझे ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी। अगर सेम चीज मैं आपको दे दूं, ये जो कमोडिटी आपको दे दूं, तो क्या ये आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी? क्या नहीं प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, जैसे ठीक है, आप डॉक्टर है, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप होता है। अब डॉक्टर का स्टेथोस्कोप डॉक्टर को ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। सही बात है। अगर वही सेम स्टेथोस्कोप मैं आपको दे दूं, तो क्या ये आपको सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा? नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपका उसका यूज ही नहीं है, आपको उसको कोई वांट ही नहीं है, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, हमको चाहिए ही नहीं है वो। तो सही बात है कि नहीं बात है, चाहिए नहीं तो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा? नहीं प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। समझ में आ गया। तो यूटिलिटी क्या करता है, डिफर्स करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये मैटर ये भी करता है कि लोगों का जो टेस्ट होता है, प्रेफरेंस होता है, ये भी क्या वैरी करता है। अभी मेरा नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है, आपके पड़ोसी का नेचर अलग है, आपके अड़ोसी का नेचर अलग है। सही बात है कि नहीं? उसका टेस्ट अलग है, उसकी चीजें अलग है, मेरी चीजें तो एकदम अलग है। सही बात है कि नहीं बात है? तो हमारी पर्सन जो रहती है अलग अलग रहती है। तो ये डिपेंड करता है, हमारी टेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी कम्युनिटी हमें, अगर मुझे वो कम्युनिटी अच्छी लगी तो मुझे ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी, अगर मुझे कम्युनिटी अच्छी लगती नहीं तो मुझे यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी। करेला आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि पसंद नहीं है ना। समझा। अब हो सकता है जो बीमार हो उसको वो यूटिलिटी प्रोवाइड करता हो। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। ये क्या एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट? अब एक जो प्रोडक्ट है कभी ये नहीं सोचेगा कि जो मैं यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं वो मैं अच्छे के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं या फिर बुरे के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। ऐसा आप सोचते हो क्या? नहीं सोचते भाई।
बात करते हैं मेरे से, ठीक है। अगर ये मार्कर है, अब ये मार्कर को मैं दो तरह से यूज कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज लिखने के लिए भी यूज कर सकता हूँ, जो मैं अच्छे के लिए यूज करता हूँ, और किसी को फेंक के मारने के लिए यूज कर सकता हूँ। सही बात है, जब मैं फेंक के मारने के लिए यूज करता हूँ बैड है, लेकिन ये कम्युनिटी है क्या, ये जो कम्युनिटी मेरे को बोलेगी क्या कि भाई मैं नहीं जाऊंगी, मैं वो नहीं जाने का, मैं नहीं मारूंगी, ये गलत काम होता है, ऐसा बोलेगा कि नहीं ये तो मेरी जो यूटिलिटी मारने की वो तो मुझे सेटिस्फाई करके देगी या फुलफिल करके देगी ही ना। सेम चीज चाकू ले लो, चाकू सब एक जो शेफ होता है वो सब्जी काटने के लिए यूज करता है, वो ये क्रिमिनल होता है। काम 25 समझ में आ रहा है। तो चाकू ऐसा बोलेगी कि भाई तू सब्जी काटने के लिए यूज करा, ठीक है मैं आ रही हूं, लेकिन अगर तो किसी को मारने के लिए, अगर किसी जान लेने के लिए अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मैं नहीं आऊंगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो सेटिस्फाई करेगी। वो कभी ये नहीं देखता, यूटिलिटी कभी ये नहीं देखेगी, जो यूटिलिटी कभी ये नहीं देखता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सिर्फ क्या करता है, यूटिलिटी जो फुलफिल करके देती है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। अब जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है वो आपकी यूजफुलनेस यानी आपकी यूज की ही हो और आपको फायदा ही दे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो लिक्कर होता है, जो दारू होता है, अब वो क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा बंदा हूं जो अल्कोहल कंज्यूम करता हूं, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम करता हूं। अब ऐसा है कि अल्कोहल पीने के बाद मेरी बॉडी बन रही है, तो मेरे फायदे की है क्या वो? नहीं, मेरे फायदे की नहीं है वो, ठीक है। फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको मांगे जा रहा हूं, नहीं मेरे को पीने का मतलब पीने का, मेरे को एक और चाहिए, 2-3 चाहिए, 4-5 चाहिए, ठीक है। तो यूजफुलनेस अलग होता है और आपका जो यूटिलिटी होता है अलग होता है। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। यूजफुलनेस मतलब क्या होता है, वो जो कमोडिटी मेरे कितने यूज किए, मेरे कितने इस्तेमाल किए। अब जो लिक्कर होता है क्या मेरे इस्तेमाल की होती है? नहीं, उसका कुछ यूजफुलनेस है क्या, एक सही चीज है क्या, सही चीज है, उसको कंज्यूम करने का कुछ फायदा होगा क्या? नहीं, फिर भी मैं पी रहा हूं। तो यही चीज क्या कहती है, आपकी यूटिलिटी कहती है कि यूटिलिटी का फीचर कहता है कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूजफुलनेस अलग होता है, यूटिलिटी अलग होता है। जरूरी नहीं जो एक कमोडिटी हो वो आप हमेशा, आपको जो कमोडिटी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है वो हमेशा आपकी यूज की ही हो, आपके फायदे के लिए ही हो। समझा, क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं हमारे यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अब जरूरी नहीं कि एक जो कमोडिटी है, जो यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करी वो हमेशा आपको खुशी भी प्रोवाइड करे, यानी आपको हमेशा अच्छा यानी प्लेजर भी फील करवाए। जैसे फॉर एग्जांपल इंजेक्शन, डॉक्टर के पास जब हम इंजेक्शन लेने जाते हैं तो क्या हम खुशी खुशी जा रहे हैं, आज भाई मैं बहुत खुश हूं, आज मैं इंजेक्शन लेने जा रहा हूं, ऐसा कोई होता है क्या? नहीं ना, लेकिन फिर भी लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूं, तो मेरी जो वांट है ठीक होने की, वो मुझे कौन फुलफिल करके दे रहा है, वो मुझे वो इंजेक्शन फुलफिल करके दे रहा है। फिर भी मुझे लेना पड़ेगा, भले दर्द हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर लगा एक और लगा तो आज मैं बहुत खुश हूं, इंजेक्शन लग रहा है मेरे को, ऐसा कोई है क्या? नहीं है, लेना ही पड़ता है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद आता है यूटिलिटी रिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब जरूरी नहीं है हर एक चीज जो हम लोग, अब देखो हर एक चीज, यूटिलिटी रिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी क्या कॉज है, क्या कंजप्शन का कॉज है, और सेटिस्फैक्शन क्या एंड रिजल्ट है, क्या कंजप्शन का। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर मैं चॉकलेट कंज्यूम कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पावर है, मेरी जो भूख मिटाने की जो पावर है वो उस प्रोडक्ट में, यानी उसके अंदर यूटिलिटी है, तो उसकी यूटिलिटी की वजह से उसको मैं खा रहा हूं। सही बात है कि नहीं बात है? अब जब मैं खाना बंद कर दे रहा हूं तो वो मेरा क्या कहलाएगा, सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अब मेरा मन भर गया, अब उसको मैं खाऊंगा नहीं। ठीक है, यूटिलिटी अलग है और सेटिस्फैक्शन अलग है। यूटिलिटी, किसी भी चीज को कंज्यूम करने की जो शुरुआत होती है वो यूटिलिटी की वजह से होती है, और किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने की एंड का जो रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कंजम्पशन बोलते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आता है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कभी मेजर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बहुत प्यास लगी है, मैंने पानी पिया, तो मैं उसको ये बोलूंगा क्या, भाई मुझे जो 2 यूटिलिटी प्रोवाइड है, फिर वापस पिया मुझे 4 यूटिलिटी प्रोवाइड, मैं वापस पिया फिर मुझे 10 यूटिलिटी प्रोवाइड है। ऐसे हम बोलते हैं क्या, नहीं, यूटिलिटी कभी न्यूमेरिकली काउंट ही नहीं की जा सकती, उसको मेजर ही नहीं किया जा सकता। हम हमेशा ये बोलेंगे, हाश थोड़ी सी राहत मिली, हाश बहुत ज्यादा पी लिया, हाश बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग यही बोलेंगे। हम भी कभी बोलेंगे कि अच्छा नहीं तो बुरा, या फिर कम या फिर ज्यादा बोलेंगे। कभी हम लोग बोलते हैं क्या, 4 यूटिलिटी मिली, 10 यूटिलिटी मिली, ऐसा कुछ बोलते क्या? नहीं बोलते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कभी किसको मेजर किया नहीं जा सकता। फिर यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। यूटिलिटी क्या, मल्टीपर्पज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हो सकता है कि जो एक कमोडिटी है, एक कम्युनिटी आपके कई सारे वांट्स या फिर कई सारे लोगों के जो वांट्स है वो सेटिस्फाई कर रही है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी मेरी वांट सेटिस्फाई कर रही है, साथ ही साथ मेरे जो पड़ोसी है उसकी भी वांट सेटिस्फाई कर रही है, जो मेरा अड़ोसी है उसकी भी कर रही है, जो मेरे ऊपर वाले घर में रहता है उसको भी कर रही है, जो मेरा जो चाचा
मेरा जो चाचा है जो 10-15 गांव दूर रहता है मैं से, उनकी भी जो वांट है वो सेटिस्फाई करनी है। तो यही चीज बोली गई है कि यूटिलिटी क्या है, मल्टीपर्पज है, वो एक बार में कई सारे लोगों की क्या जो वांट है वो सेटिस्फाई कर सकती है। वो कैसे होते हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मल्टीपर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं पानी, तो पानी मल्टीपर्पज के लिए यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। समझ में आ गया। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। अब इसका मतलब क्या होता है, अब मैं आपके लिए अगर मैं बात करूं तो मैं एक दिन क्लास पे था, क्लास पे जाने के बाद मेरे को बहुत भूख लगा, तो भूख लग रही थी तो मैं फटाफट क्या घर पे गया। अब घर पे गया तो मुझे क्या मिली थी, बिरयानी मिली थी। आय हाय, मजा ही अलग है। ठीक है, अब बिरयानी मिली, हुई गर्मा गर्म बिरयानी मिली मुझे खाने के लिए, और भूख बहुत ज्यादा लगी थी। और सेम चीज क्या है, तो मैं गया, मैंने खाया। अब मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी थी, मुझे बहुत ज्यादा लगी, तो इस वजह से जो मुझे यूटिलिटी प्रोवाइड की वो भी बहुत ज्यादा हुई। जब मैंने खाया, आश क्या पेट भरा है, अभी मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी है, भूख बहुत लगी, लेक्चर रिकॉर्ड करना, तब खाना पड़ेगा। जब मैं पहला निवाला लूंगा, मजा आ रहा है। यानी जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतनी यूटिलिटी ज्यादा प्रोवाइड होगी, जितनी इंटेंसिटी कम होगी उतनी ही यूटिलिटी क्या होगी, आपको कम क्या मिलेगी। दोस्तों समझ में आ गया। आप चल रहे हो रोज रास्ते पे, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी, तो आप पानी पियोगे तो आपके लिए हाश बहुत अच्छा लगा। वही आप ऑफिस पे बैठे हो, आपने कि पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए हमेशा, तो इसलिए आप पी रहे हो। तो उस टाइम पे हो और ऑफिस के टाइम पे, तो जो यूटिलिटी मिली थी वो डिफर करेगी कि नहीं डिफर करेगी। क्यों? क्योंकि आप जब ऑफिस में बैठ के पानी पी रहे थे तो इंटेंसिटी क्या थी, कम थी, यानी जरूरत जो थी आपकी क्या कम थी, तो आपको यूटिलिटी भी क्या कम मिली। वहीं आप जब पैदल चल रहे थे और आपको प्यास बहुत ज्यादा लगी, जब आपने पानी, तो आपको यूटिलिटी क्या करी थी, ज्यादा प्रोवाइड करी थी। समझा। अब यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी ही क्या बेसिस ऑफ डिमांड है। अगर आप कोई कम्युनिटी की आपको जरूरत है, कोई आपको कम्युनिटी की जरूरत है, तभी आप उसको क्या करोगे, कोई कम्युनिटी आपको यूटिलिटी है तभी आप क्या करोगे, उसको खरीदोगे। अगर नहीं रहेगा तो खरीदोगे क्या, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप बीमार होते हो तो आपको मेडिसिन की यूटिलिटी पड़ती है क्या, मेडिसिन की यूटिलिटी आपको है। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बीमार नहीं पड़ा, चल भाई आज पैरासीटामोल ऐसे ही खा लेते, आज चल भाई खाने के साथ पैरासीटामोल चाहिए, थोड़ा सा दाल में पैरासीटामोल डाल के खाएंगे, टेस्ट अलग आएगा। ऐसा कोई है क्या, नहीं। जब जरूरत पड़ती है तभी हम खरीदते हैं। जब किसी भी कम्युनिटी हमें यूटिलिटी चाहिए रही थी तभी उसकी क्या डिमांड होती है। अगर यूटिलिटी नहीं चाहिए तो डिमांड होगी क्या, नहीं होगी। जैसे कोविड-19 में हमें जो वैक्सीन हुआ करती थी, कोविड की जो वैक्सीन हुआ करती थी उसकी यूटिलिटी थी, इस वजह से उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। आप जब कोरोना से पहले क्या कोविड-19 के वैक्सीन की डिमांड थी, नहीं थी, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, किसी को यूटिलिटी उसकी चाहिए नहीं थी। क्लियर हो गया। अब इसको लर्न कैसे करोगे, सबसे पहले कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, तो याद करो रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, 3 बार रीड करो हो जाएगा। फिर डिफर्स फ्रॉम, डिफर्स फ्रॉम, डिफर्स फ्रॉम, याद रखना। कंसेप्ट डिफर्स फ्रॉम, यूटिलिटी कंसेप्ट डिफर्स फ्रॉम, ठीक है। रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, डिफर्स फ्रॉम, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, सैटिस्फैक्शन और प्लेजर से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज और यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड। फिर डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी वर्ड और यूटिलिटी, मेजर ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। समझा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको लर्न कर सकते हो। रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, सैटिस्फैक्शन और यूजफुलनेस, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल और यूटिलिटी इज द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट पे चलेंगे। अब टाइप्स देखेंगे हम लोग, टाइप्स क्या होते हैं यूटिलिटी के। सबसे पहली चीज आता है आपका फॉर्म, प्लेस, सर्विस। याद करो, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, याद करो, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, फॉर्म, प्लेस, सर्विस। फिर आता है आपका नॉलेज, पोजेशन, टाइम, नॉलेज, पोजेशन, टाइम, नॉलेज, पोजेशन, टाइम, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन, टाइम, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन, टाइम, फॉर्म, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन, टाइम। तो ये आपको लर्न करना है इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे बताता हूं फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है। फॉर्म यूटिलिटी तब हमें मिलती है जब फॉर एग्जांपल एक लकड़ी है, ठीक है। अब लकड़ी का आपको यूज है नहीं है, यूटिलिटी वो हमें इतना प्रोवाइड नहीं कर रही है, ठीक है। वही जब लकड़ी क्या बन जाती है, आपका एक चेयर बन जाता है, एक टेबल बन जाता है, या फिर एक बेड बन जाता है, तो उसके लिए वो लकड़ी के लिए जो हमारी यूटिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, रेज हो जाती है। और इसी तरह की यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। अब इसको लिखोगे क्या, इसको यूटिलिटी क्या लिखा है, व्हेन द यूटिलिटी इज क्रिएटेड, व्हेन द यूटिलिटी इज क्रिएटेड फॉर, when the utility is created due to a change, when the utility is created due to the change in shape or structure of a commodity, then that kind of utility is known as form utility। और क्या लिख सकते हैं एग्जांपल में, toys made from clay, toys made from clay। फिर उसके बाद आता है place utility, change in place। जैसे मैंने आपको बताया कि वुलन क्लोथ से, वुलन क्लोथ की जो यूटिलिटी राजस्थान में होगी क्या, नहीं, उसकी यूटिलिटी कब रेज होगी,
आपके जम्मू एंड कश्मीर में जब होगी तो उसकी यूटिलिटी क्या रेज होगी। तो इसी तरह की यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। जब कभी भी किसी भी कमोडिटी की जो यूटिलिटी होती है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के बाद रेज होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। और इसको ये प्लेस यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है, हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या करता है, वो ये जो प्लेस यूटिलिटी होता है उसे क्या क्रिएट करता है। दोस्तों समझ में आ गया। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द चेंज इन अ प्लेस, देन इट इज नोन एज द प्लेस यूटिलिटी। समझ में आ गया। सर्विस यूटिलिटी क्या होता है, सर्विस यूटिलिटी जब कभी भी कोई भी सर्विस एक प्रोफेशनल हमें दे रहा है, जैसे एक डॉक्टर आपको क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है, तो वो क्या होता है आपकी सर्विस यूटिलिटी। एक जो प्रोफेशनल टीचर होता है वो आपको क्या कर रहा है, टीच करता है, तो क्या होता है आपकी सर्विस यूटिलिटी होती है। एक जो डेंटिस्ट है आपकी दांतों की ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो क्या होती है, आपकी सर्विस यूटिलिटी होती है। समझ में आ गया। तो ऐसे इसको कैसे लिखोगे, सर्विस यूटिलिटी। Service utility is arise when the services are provided by a professional. When the service is provided by the professional, then that kind of utility is known as service utility. तो आप लिख सकते हो the treatment provided by the doctor is the example of the service utility. क्लियर हो गया। फिर नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, हम मोबाइल की शॉप में जाते हैं, मोबाइल की शॉप में जाने के बाद हम फीचर्स जब पता करते हैं, ये भाई ये इसमें इतना स्पेस है, इतना एक्सटेंडेबल स्पेस है, इसमें इतना रैम है, साथ ही साथ इसमें इस तरह की डिस्प्ले, ये क्या हो सकता है, ये फोल्डेबल फोन है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम नॉलेज अक्वायर कर रहे हैं किसकी, एक प्रोडक्ट की। तो वो जो नॉलेज अक्वायर करते हैं तो वो हमें क्या यूटिलिटी क्रिएट होती है, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं। फिर तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, व्हेन अ कंज्यूमर अक्वायर्स, when a consumer acquires a knowledge about a particular product, then that kind of utility is known as knowledge utility. क्लियर हो गया। पोजीशन यूटिलिटी मतलब क्या होता है, हमने देखा था कि जो मोबाइल के फोन में गए, मोबाइल की दुकान पे गए, जब मोबाइल की दुकान में गए हम लोग तो मोबाइल हमने क्या किया, खरीदा। तो मोबाइल का जो मालिक था पहले दुकान वाला था, अब उसका मालिक कौन हो गया, मैं हो गया। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह की यूटिलिटी को मैं क्या बोलूंगा, पोजेशन यूटिलिटी बोलूंगा। यानी ओनरशिप जो थी अब पहले दुकान वाले के पास थी, अब मैंने पैसा पे कर दिया, अब तो ओनरशिप किसके पास आ गई, मेरे पास आ गई। तो इसी चीज को मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा आपका पोजेशन यूटिलिटी। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन द यूटिलिटी अराइजेस, when the utility arises due to the when the utility arises due to the transfer of ownership from one person to another, then that kind of utility is known as आपकी possession utility। फिर टाइम यूटिलिटी क्या होता है, जो टाइम के हिसाब से टाइम के चेंज होने के वजह से क्या होता है, यूटिलिटी क्रिएट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपके ठीक है, चलो मैं बात करता हूं, अब टाइम यूटिलिटी की अगर मैं बात करूं तो टाइम यूटिलिटी हमें कैसे रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, गेहूं है, क्या है, गेहूं है, गेहूं का हम क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, प्रोड्यूस करने के बाद उसको काट पीट के हम क्या करते हैं, स्टोर हाउस में क्या कर देते हैं, स्टोर रहते हैं। अब जब स्टोर करते हैं तो तब उस जो गेहूं की यूटिलिटी होती है हमारे लिए रहती है क्या, नहीं रहती है। लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद, जैसे जैसे जो टाइम बीतता जाता है, जो गेहूं की जो यूटिलिटी होती है, ऐसा टाइम आता है जहां पे सारे जो गेहूं होते हैं वो खत्म होने वाले रहते हैं, तो गेहूं की जो यूटिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, रेज हो जाती है। जैसे सीधी सीधी बात अगर मैं कहूं, जो बुक्स की यूटिलिटी रहती है स्टूडेंट्स की, वो स्टार्टिंग में कुछ नहीं रहती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट रहती है क्या, नहीं। लेकिन जब टाइम आता है एग्जाम का तो टेक्स्ट बुक की जो यूटिलिटी रहती है वो क्या हो जाती है, रेज हो जाती है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब जब यूटिलिटी क्या होती है कमोडिटी की, किसी भी कमोडिटी की जब रेज होती है, किसके वजह से, ड्यू टू द चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, तो उस तरह की यूटिलिटी को हम लोग क्या टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, टाइम यूटिलिटी को ऐसा भी बोला जाता है कि जब गुड्स क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, जब गुड्स क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, किसके टाइम पे, एट द टाइम ऑफ द स्केर्सिटी, एट द टाइम ऑफ द सॉरी, जब गुड्स क्या किया जाता है, स्टोर किए जाते हैं और उसको यूज किया जाता है, कभी यूज किया जाता है जब उसकी स्कैर्सिटी यानी जब उसकी कमी पड़ती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, उसको टाइम यूटिलिटी, उसको भी क्या कंसीडर किया। जैसे अगर मैं बात करूं, ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक में बहुत सारे ब्लड क्या किए जाते हैं, स्टोर करके रखे जाते हैं। अब स्टोर करके रखे जाते हैं, फिर उसके बाद जब कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव ब्लड की क्या बढ़ गई, कमी पड़ गई, तो ये जो अगर ब्लड स्टोर है तो इसकी जो यूटिलिटी होती है तब क्या हो जाती है, रेज हो जाती है। क्लियर हो गया। चलो अब मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप पे, जो है आपके कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। इसमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, टीयू और एमयू, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब सीधे सीधे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लाया,
मैंने आइसक्रीम का क्या बॉक्स लाया, ठीक है। अब आइसक्रीम का बॉक्स लाया, उसको मैंने क्या किया, स्लाइस में क्या काट दिया, काट दिया। अब यहां पे अब क्या कर रहा हूं मैंने, कितने साइज में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्लाइसेस में इसको मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब कट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक एक करके क्या कंज्यूम कर रहा हूं। पहले इसको एक कंज्यूम किया तो मुझे कुछ यूटिलिटी मिली, फिर इसको मैंने कंज्यूम किया तो मुझे कुछ यूटिलिटी मिली, फिर इसको कुछ कर किया तो मेरी भी कुछ यूटिलिटी, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, ऐसे करके मुझे पूरी क्या यूटिलिटी मिली। जब मैंने एक एक क्या, एक एक जो पीस था उसको क्या किया, कंज्यूम करने के बाद मुझे क्या कुछ कुछ यूटिलिटी मिली। अब ये जो पूरी जो यूटिलिटी मुझे मिली है, इसी का जो टोटल होता है उसी को क्या बोलता हूं, टोटल यूटिलिटी बोलता हूं। क्या बोलता हूं, टोटल यूटिलिटी बोलता हूं। यही चीज लिखा है, रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, टोटल। सब मतलब क्या होता है, टोटल। एग्रीगेट टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी कंज्यूम। मतलब क्या बोला गया है कि टोटल यूटिलिटी मतलब कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, टोटल होता है यूटिलिटी का। जो क्या किया है, एक कंज्यूमर ने क्या किया है, एक कम्युनिटी को, कम्युनिटी के सारे जो यूनिट्स थे कंज्यूम करने के बाद मिले रहते, वही लिखा है। रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटी, क्या, टोटल ऑफ यूटिलिटी जो कि डिराइव की गई कंज्यूमर द्वारा। क्या कंज्यूमर द्वारा कैसे डिराइव की गई है, जब उसने क्या सारे जो यूनिट्स है कम्युनिटी के उसको कंज्यूम किए, उसका जो उसको जो यूटिलिटी भी उसका जो सम है उसी को हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। समझा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 यूनिट्स कंज्यूम किए, 7 यूनिट्स के जो मुझे क्या मिले, यूटिलिटी मिली, उसका जो टोटल था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूटिलिटी ऑफ कम्युनिटी। मतलब सीधी सीधी बात है, मैंने क्या किया था, 1 2 3 4 6 7, ठीक है। अब 7 मैंने क्या किया था, 7 मैंने जो यूनिट से कंज्यूम किया। अब 7 यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे फॉर एग्जांपल 10 जो है इसका जो टोटल यूटिलिटी था वो मुझे 10 मिला। कितना मिला, 10 मिला। अब मैंने क्या किया, 8वां यूनिट कंज्यूम किया। क्या किया, 8वां यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे क्या मिला, 2 यूटिलिटी मिला। मतलब मुझे और कितना यूटिलिटी मिला, जब मैंने एक और कंज्यूम किया तो 2 यूटिलिटी और ज्यादा मिला। तो ये जो एक्स्ट्रा एक एडिशनल यूनिट, मैंने ये एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया ना, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो मुझे यूटिलिटी मिलती है उसी को मैं क्या बोलता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलता हूं। क्या बोलता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलता हूं। मेरे ख्याल से समझा होगा। refers to the additional unit derived by consumer from an additional unity of a commodity consumed। मतलब मैंने क्या किया, पहले 7 तो कंज्यूम किया था, फिर मैंने क्या एक और एक्स्ट्रा क्या किया, मैंने कंज्यूम किया। जब मैंने एक और एक्स्ट्रा कंज्यूम किया तो मुझे क्या मिला, मुझे जो एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली, तो वो जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सीधे सीधे मार्जिन आपने सुना होगा कि गुड्स 4 रुपए का मुझे पड़ा, उसमें मैंने क्या किया, मैंने 2 रुपए मेरा जोड़ दिया। तो जो 2 रुपए का रहता है उसी को बिजनेस की भाषा में क्या बोला जाता है, मार्जिन बोला जाता है। यानी 2 रुपए जो है मेरा मार्जिन है, ठीक है। बोलते हैं ना लोग, ये मेरा इसमें मार्जिन ज्यादा नहीं है, 2 रुपए मार्जिन, 1 रुपया मार्जिन, इसमें कुछ मार्जिन ही नहीं मैं ले रहा हूं आपसे। तो यही होता है। तो 2 रुपए जो, यानी जो एक्स्ट्रा चीज मुझे मिल रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। और यही जो मुझे एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के बाद, उसी को मैं क्या बोलता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलता हूं। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट इस पे चलेंगे। अब रिलेशनशिप क्या है, सीधी सीधी बात देख लो। आप क्या समझोगे, आप ये शेड्यूल याद रख लोगे और ये याद रख लोगे, आपको समझ में आ रही है। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, आप खुद बना लोगे, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या देख रहे हो, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम दिख रहा है आपको, 10 10 दिख रहा है। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ द एक्स कंज्यूम्ड आर सेम। क्या होता है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पहले हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो यही लिखा हुआ है। फिर क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी आप देख लो बढ़ रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वही चीज यहां पे लिखी है, देखो, as the consumer consumes further units of commodity, the total utility increases at diminishing rate and marginal utility goes on diminishing। मतलब क्या हो रहा है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ता जा रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। समझ में आ गया, डिमिनिश होता जा रहा है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, फिर उसके बाद ये आ रहा है, एट अ पर्टिकुलर स्टेज टोटल यूटिलिटी रीचेस टू इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0। अब टोटल यूटिलिटी क्या पहुंच गया, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, यानी 30 पे पहुंच गया। अब इससे ऊपर जाने वाला है क्या, नहीं जाने वाला है। और उसी टाइम पे, सॉरी यहां पे 2 मिनट, यहां पे अब इससे ऊपर जाने वाला है क्या, नहीं जाने वाला है। और मार्जिनल यूटिलिटी उसी टाइम पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर उसके बाद क्या, टोटल यूटिलिटी डिमिनिश होना, यानी कम होना चालू किया। अब कितना हो गया, 30 से 28 हो गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, -2 हो गया, यानी नेगेटिव में चला गया, जिसको हम लोग डिस यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस यूटिलिटी। कई बार होता है ना, हम लोग खाना खाते रहते
अब जब खाना खाते रहते हैं तो हमने बहुत सारी चीजें क्या कर ली थी, कंज्यूम कर ली थी। अब कंज्यूम करने के बाद हमारा पेट क्या हो जाता है, एकदम फुल हो जाता है। फिर भी हम जबरदस्ती खाते हैं, कि मम्मी डांटेगी, खाना छोड़ा तो मम्मी डांटने वाली, मारने वाली, पीटने वाली, फ्लाइंग चप्पल पड़ने वाला है, फ्लाइंग चप्पल क्या हमें पड़ने वाला है। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अब जब ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस अराइज होगी, ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस जब अराइज होता है और हम जब अपनी कैपेसिटी से जब ज्यादा खा लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसयूटिलिटी बोलते हैं। और ज्यादा खाने के बाद उल्टी जैसा, फिर पेट ऐसा हम लोग क्या करके घूमते रहते हैं ना, तो यही चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसयूटिलिटी बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज समझी, तो यही चीज लिखा है देखो, as the consumer consumes a further utility of consumer, the total utility increases at diminishing rate। समझा, टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। क्यों, अब देखो डिमिनिशिंग क्यों बोला गया है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस ऑफ ए डिमिनिशिंग रेट, क्योंकि देखो आपने सबसे पहले 1 गिलास पानी पिया, ठीक है, 10 मिला, मार्जिनल भी 10 मिला, टोटल भी 10 मिला। फिर उसके बाद आपने वापस पिया। अब जब आपने पहली बार पिया था तो जो आपको यूटिलिटी मिली थी, क्या सेम यूटिलिटी आपको दूसरी बार जब आपने पानी पिया तो सेम यूटिलिटी मिली क्या, नहीं, थोड़ी कम हो गई। फिर तीसरी बार पिया तो और कम हो गई, चौथी बार पिया तो और कम हो गई, पांचवी बार पिया तो और कम किया, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि बस अब और नहीं पी सकता। तो जब वो बस अब और नहीं पी सकते, यानी आपकी जो यूटिलिटी वो क्या मैक्सिमाइज हो गई है, यानी आप ज्यादा, अब बस अब और नहीं पी सकता, यानी आप अपने मैक्सिमम पे पहुंच गए हो। तो ये तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेटी। समझ में आ गया। उस टाइम पे क्या होता है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, आपका 0 हो जाता है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है, वही चीज लिखी हुई है। एट अ पर्टिकुलर स्टेज टोटल यूटिलिटी रीचेस टू इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स कांस्टेंट व्हेयरएज द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरेटी। क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट के बाद जो भी हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते तो वो क्या हो जाता है, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाता है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है। देखो अब ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट था, ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट था, मैंने किया। अब ये करने के बाद अब मैं कर रहा हूं तो मेरी यूटिलिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, यानी अब 28 हो गया और मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया वो नेगेटिव में चली गई। यही लिखा हुआ है, देखो रीड कर लो। अब पॉइंट ऑफ सैचुरेटी के बाद अब यही चीज लिखी हुई कि अब एक रैशनल बंदा होगा, समझदार बंदा होगा तो वो क्या करेगा, यूनिट्स को कंज्यूम करना बंद कर देगा। क्या, यूनिट्स को कंज्यूम करना बंद कर देगा। कब, जब वो पॉइंट ऑफ सैचुरेटी पे पहुंच जाता है तो उसके बाद वो यूनिट्स को कंज्यूम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। समझ में आ गया। वही अब ये आपको लिखना है। फिर आखिरी लाइन क्या लिखा है, अगर वो फिर भी पॉइंट ऑफ सैचुरेटी के बाद यानी बस अब बहुत हो गया, उसकी कंजप्शन का सेटिस्फैक्शन होने के बाद भी अगर वो यूनिट कंज्यूम करता है तो जो सेटिस्फैक्शन है वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिससैटिस्फैक्शन में क्या कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों क्लियर हुआ, यही चीज आपकी लिखी है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना आपको, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या पहले फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम की जाती है वो सेम होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स द सेकंड यूनिट ऑफ द एक्स कमोडिटी टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, एट अ पर्टिकुलर स्टेज टोटल यूटिलिटी रीचेस एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, टोटल यूटिलिटी रीचेस एट मैक्सिमम पॉइंट एंड मार्जिनल यूटिलिटी and marginal utility remains the constant and marginal utility remains the constant and remains constant, total utility reaches at its maximum and remains constant, और जो marginal utility है वो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आ गया। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सैचुरेटी बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट के बाद जब एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम की जाती है आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैचुरेटी, एन एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड बाय अ consumer or an individual, it results that the total utility diminishes and marginality leads to a negative. Marginality becomes the negative or leads to negative. Clear हो गया। फिर उसके बाद वही लिखा है कि आफ्टर रीचिंग द पॉइंट, अब आपको ये लिखना है कि एक रैशनल जो बंदा होगा पॉइंट ऑफ सैचुरेटी के बाद पहुंचने के बाद कंजम्पशन बंद कर देगा, और साथ ही साथ अगर उसके बाद भी अगर वो करता है, उसके बाद भी अगर वो सॉरी थोड़ा सा अटक गया था, ठीक है, टेक्निकल इश्यू था। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखो बनाना कैसे, सीधी आपको इस तरह के डायग्राम बनाना है। ये आपका वाई एक्सिस रहेगा, ये आपका एक्स एक्सिस रहेगा। और वाई एक्सिस पे आप क्या रखोगे, टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का अकाउंट रखोगे, और यहाँ पे क्या यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स का रखोगे। क्लियर हो गया। अब सेम चीज लिखिए, क्या लिखा, शेड्यूल देखो। शेड्यूल पे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लिखना है। देखो ये देखो 10 8 6 4 2 0 1, यानी आपको क्या करना है, 10 में से 2 2 2 माइनस कर करके आपको लिखते जाना है। ठीक है, फिर वही चीज लिखनी है, 10 लिखा
10 प्लस 8 कितना होता है 18 लिखना है, फिर 18 प्लस 6 कितना होता है 24, 24 प्लस 4 कितना होता है 28, 28 प्लस 30 आपका कितना होता है 30 होता है, 30 प्लस 0 30 होता है, फिर उसका 30 माइनस 2 28 होता है। तो आपको इस तरह से क्या इसको याद करके रखना है। अब वही चीज लिखनी है, जब पहला था पहली यूनिट कंज्यूम की, पहली यूनिट की कंज्यूम किया तो दोनों क्या था, तो 10 10 था, तो हमने 10 10 पे क्या कर दिया लिख दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरी यूनिट हमने कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी कितनी पहुंच गई, टोटल यूटिलिटी पहुंच गई 18 पे, तो हमने ऊपर की तरफ गए और मार्जिनल यूटिलिटी किस पे पहुंच गई थी 8 पे पहुंच गई, तो हमने 8 प्लॉट कर दिया। फिर तीसरी यूनिट जब हमने कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी कितनी पहुंच गई 24 पहुंच गई, और मार्जिनल यूटिलिटी कहां पे पहुंच गई आपकी पहुंच गई 6 पे पहुंच गई। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ही करके क्या पूरा पूरा क्या गया, फिर उसके बाद एक पॉइंट आया जहां पे जो टोटल यूटिलिटी था क्या वो क्या कांस्टेंट रह गया यानी सेम रह गया, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया आपका 0 पे आ गया, यहां पे आ गया दिख रहा है आपको, देखो 0 पे आ गया। फिर उसके बाद एक और पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेटी, यहां पे आपको क्या करना है एक लाइन ड्रॉ कर देना, पॉइंट ऑफ सैचुरेटी आपका बन गया। फिर उसके बाद आप क्या गए एक और यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गया नीचे आ गया, वापस क्या आ गया 28 पे आ गया, और आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या हो गया डिसयूटिलिटी में कन्वर्ट हो गया, यानी वो क्या हो गया डिससैटिस्फैक्शन में क्या कन्वर्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई, इसमें कुछ डाउट होगा नहीं। अगर कुछ डाउट है फिर आप कमेंट सेक्शन में क्या पूछ सकते हो दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये जो लॉ था सबसे पहले किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, इट वाज फर्स्टली प्रपोज बाय द प्रोफेसर गॉसेन, और आगे चलकर इसको डिस्कस किसने किया आपकी डिटेल में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि पब्लिश हुआ था आपके ईयर 1890 में, उसमें क्या किया था डिस्कस किया था। ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, अब ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव, तो यहां पे देखो द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव, तो आधा याद करो, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ थिंग्स, फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। क्या बोला गया है कि एक जो एडिशनल बेनिफिट एक जो पर्सन डिराइव करता है, जो स्टॉक दिया रहता है, जो गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। सीधा सीधा यही बोला है, पानी वाला एग्जांपल, आप पहली बार पी रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है ज्यादा यूटिलिटी, दूसरी बार पी रहे हो तो थोड़ा कम, तीसरी बार पी रहे हो और कम, चौथी बार पी रहे हो और कम, पांचवी बार और कम, एक पॉइंट ऐसा आएगा बस अब बहुत हो गया ज्यादा नहीं पीना है, फिर भी आप पी रहे हो तो क्या हो जाएगा, पानी पी रहे हो तो वो आपका क्या उल्टी जैसा लगेगा, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा आपको फीलिंग आने लगेगी, तो यानी आपकी जो यूटिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जैसे जैसे आप जो यूनिट से एक कमोडिटी की जो यूनिट से जैसे जैसे एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे तो आपकी जो यूटिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी डिमिनिशिंग रेट पे क्या हो जाएगी कम होती जाएगी। क्लियर हो गया। वही लिखा हुआ है देखो, जब आपने यूनिट 1 कंज्यूम किया तो आपकी यूटिलिटी आपको 10 मिली, फिर 2 किया तो 8 मिली, फिर 3 मिल किया तो 6 मिली, फिर 4, फिर 2 0 और -2। वही चीज है, फिर वही चीज है y और x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस होता है हमेशा, हमेशा सीधा जो लाइन होता है वो y एक्सिस होता है और जो लेटा हुआ लाइन रहता है वो x एक्सिस होता है। क्लियर हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग करेंगे, फिर 2 4 6, फिर उसके बाद आपका 8, फिर 10 हम लोग डालेंगे, फिर यहाँ पे आपका जो यूनिट्स है वो कमोडिटी का 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे करेंगे। फिर जब मैंने पहला यूनिट कंज्यूम किया था मुझे कितना यूटिलिटी मिला 10 मिला था, तो मैं यहाँ पे डालूंगा। फिर जब सेकंड किया तो मुझे 8 मिला, फिर उसके बाद 3, ऐसे ऐसे करके मैं फॉर एग्जांपल डाल रहा हूँ। फिर मैं क्या करूंगा इसके लाइन को जॉइन कर दूंगा और यहाँ पे मैं एमयू डाल दूंगा, और यहाँ पे जब मेरा माइनस आएगा तो वो मैं प्लॉट कर दूंगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, इसका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में क्या पूछ सकते हो, फिर यही स्टेटमेंट ऑफ लॉ को आपको एक्सप्लेन कर देना रहेगा। अब देखते हैं अजम्पशंस और एक्सेप्शंस। अब अजम्पशंस देखो, अजम्पशंस होते क्या है, जब कभी भी कोई भी जो इकोनॉमिस्ट होता है या फिर जो एक बोलते हैं ना एक बंदा होता है जो स्टडी क्या करता है तो वो हमेशा क्या करता है कुछ चीजें अज्यूम करता है, क्या करता है कुछ चीजें अज्यूम करता है, कुछ चीजें कुछ कंडीशन रखता है कि अगर ये चीजें अगर रहेंगी तभी ये जो लॉ है एप्लीकेबल होगा, अगर ये नहीं रहेगा तो ये चीज एप्लीकेबल होने वाली नहीं है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं, जैसे हम बोलते हैं कि बच्चा जो है फॉर एग्जांपल एक टीचर बोलता है कि ये कोई भी जो है अच्छा स्कोर कर सकता है, कोई भी जो अच्छा स्कोर कर सकता है, कौन, जो बंदा अच्छे से पढ़ाई करता है। तो ये आपका क्या अजम्पशन है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तभी आपके 90 आएंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके 90 आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो ये जो अच्छे से पढ़ाई करता है ये आपका क्या होगा, अजम्पशन होगा। सबसे पहले आता है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी में क्या होता है कि एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो अपनी जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज करना चाहता है। क्या करना चाहता है, अपनी जो सेटिस्फैक्शन है मैक्सिमाइज करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एक ऐसा बंदा है, क्या अगर मैं बात करूं एक ऐसा बंदा है जो क्या कर रहा है, जो उसके घर पे खाना परोसा किया गया था, मम्मी ने बहुत प्यार से परोसा था। ठीक है,
अब वो खाना खा रहा है और खा रहा है और खा रहा है, इस वजह से नहीं खा रहा है, उसकी मम्मी ने उसका क्या पूरा थाली भर दिया था, उसका थाली क्या भर दिया था खाने से, और वो खाते जा रहा है खाते जा रहा है। अब वो इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि उसकी भूख मिट रही है, उसकी भूख मिट रही है, वो मम्मी के डर से खा रहा है। उसका पेट भरने के बाद भी वो क्या खाते जा रहा है खाते जा रहा है खाते जा रहा है खाते जा रहा है। तो वो क्यों खा रहा है? क्योंकि उसकी मम्मी का डर है उसको। वो तो इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव ये है क्या कि उसकी जो सेटिस्फैक्शन उसको मैक्सिमाइज करनी, नहीं, उसका मेन मोटिव ये कि मुझे खा लेना है वरना मम्मी मेरे को मारेगी। तो वो उस तरह का बंदा रैशनल कहलाएगा? नहीं, वो बंदा इरेशनल कहलाएगा। एक ऐसा बंदा है जैसे मैं हूं, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं खा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी जो मुझे क्या करना है, मुझे मेरी जो वांट है उसको सेटिस्फाई करना है, मुझे जो भूख लगी है उसको क्या करना है, मुझे सेटिस्फाई करना है, इसलिए मैं खा रहा हूं। तो मैं रैशनल बंदा कहलाऊंगा। वही अगर मैं अपनी मम्मी के डर से खाना खाते जा रहा हूं, मुझे करेला नहीं खाना है, फिर भी मैं खाते जा रहा हूं, तो वो मेरी मम्मी के डर से खा रहा हूं, तो मैं इरेशनल बंदा कहलाऊंगा, रैशनल बंदा कहलाऊंगा नहीं। समझ में आ गया? तो ये लॉ तभी एप्लीकेबल है जब कोई एक रैशनल बंदा क्या कर रहा है, यूनिट्स कंज्यूम कर रहा होगा अपनी वांट को क्या सेटिस्फाई करने के लिए। फिर कार्डिनल मेंशन, ये क्या बोल रहा है, जो लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि ये जो यूटिलिटी है वो क्या की इसमें मेजर की जा सकती है, आपके नंबर्स में मेजर की जा सकती है। यानी एक यूटिलिटी 2 मिली, 3 मिली, 4 मिली, ऐसे क्या मेजर किए जा सकते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेजर कर ही नहीं सकते। कभी आपने पूछा किसी से, पानी दिया, भाई प्यास कितनी बुझी, वो बोला 5 प्यास बुझे, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं, वो बोलता है भाई थोड़ी प्यास बुझ गई और थोड़ा पानी दो। समझ में आया? तो इसको कभी मेजर नहीं किया सकता। फिर उसके बाद क्या बोलता है, होमोजेनिटी होना चाहिए। मतलब अब जब यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जब मैं एक कमोडिटी के जब यूनिट्स क्या करो कंज्यूम करते हो, वो होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, सेम होनी चाहिए। सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, साइज, स्ट्रक्चर, टेस्ट, सब चीज को क्या रहना चाहिए, वो क्या सेम होनी चाहिए, कुछ बड़ा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक पहले क्या कर रहा हूं, मैं एक डेयरी मिल्क सिल्क खा ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं किटकैट खा ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं 5 स्टार खा ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं जा रहा हूँ नमकीन खा ले रहा हूँ। तो अगर ऐसे में कंज्यूम करूंगा तो ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है। वो आपको क्या करना है, आपको हमेशा जब आप ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब आप क्या करोगे, एक कमोडिटी के जो सारे यूनिट्स होंगे सेम होंगे, स्ट्रक्चर वाइज सारी चीजों वाइज सेम होंगे, और आप उसको क्या करो कंज्यूम करो एक के बाद, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, ना लॉ ये एप्लीकेबल होगा नहीं। फिर उसके बाद क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मतलब आप जब एक के बाद ही एक आपको क्या करना है, यूनिट्स कंज्यूम करने। जैसे अभी आपने क्या किया, आपने फॉर एग्जांपल आपने अभी एक जो क्यूब था डेयरी मिल्क का खाया, फिर उसके बाद ही दूसरा खाना, फिर उसके बाद तीसरा खाना, फिर उसके बाद चौथा खाना, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। इनकेस अब भी एक खा रहे हो, एक खाओगे 2 घंटे बाद, एक खाओगे 10 घंटे बाद, एक खाओगे कल सुबह खाओगे, तो ये लॉ एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद आता है रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी मतलब क्या, जो साइज होनी चाहिए कम यूनिट्स की, वो क्या होनी चाहिए, रीजनेबल। ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, रीजनेबल साइज होनी चाहिए। पता चला 10 शॉर्ट्स हैं, 10 शॉर्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल डेयरी मिल्क, आपके डेयरी मिल्क के शॉर्ट्स आते हैं, कैडबरी शॉर्ट्स आते हैं, वो इतने छोटे छोटे से होते हैं, इतनी छोटी छोटी से, या फिर जेम्स के शॉर्ट्स होते हैं, जेम्स होते हैं। अब जेम्स को 1 खाओगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे, 4 खाओगे, कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वही एक आप रीजनेबल साइज के खाओगे, जैसे एक कैडबरी खा रहे हो, एक कैडबरी खा, ठीक है खा लिया, दूसरा कैडबरी खाओगे, थोड़ा खा लोगे, तीसरा खा पाओगे क्या? नहीं खाओगे। आप जब साइज रीजनेबल होगा तभी ये जो एप्लीकेबल होगा, वरना एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। फिर कॉन्स्टेंसी क्या बोलता है, ये बोलता है कि सारे जो फैक्टर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। जब सारे फैक्टर्स, जैसे हमने पढ़ा था कि एक चीज का होने, अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, तो एक बच्चा अगर परेशान है तो उसको परेशान होने के उसकी कई सारे रीजन, यानी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको परेशान हो रहा है, जिसकी वजह से वो, समझ में आ गया? तो ये क्या बोलता है, सारे जो फैक्टर्स होने चाहिए क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि कोई भी आप जो कमोडिटी हो रही है, जो कोई भी अगर कमोडिटी है तो वो क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। यानी उसको छोटे छोटे यूनिट्स में क्या वो डिवाइड होना चाहिए, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होना, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद सिंगल वन, और एक कमोडिटी जो, और जब एक बंदा होना चाहिए वो एक बार में एक ही अपनी जो वांट है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी लॉ एप्लीकेबल होना, लॉ एप्लीकेबल नहीं है। एक कमोडिटी से एक ही वांट क्या सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे पानी है, तो पानी अगर वो यूज कर रहा है, तो पानी एज अ कमोडिटी अगर यूज कर रहा है तो उसे पीने के लिए यूज कर, पी रहा है, नहा रहा है, तो भाई ये लॉ एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर होगी, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। अब चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इस पे। फिर इसके बाद आता है हमारा एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शंस ये होते हैं कि भाई इन चीजों पे, इन कंडीशंस में जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होने वाला। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? इन चीजों पे, इन सर्कमस्टेंसेस में जो लॉ है एप्लीकेबल होने वाला नहीं है, तो इसी को बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हॉबीज होता है, ठीक है, अब हॉबीज ऐसी हॉबीज कैसी, जैसे रेयर कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स को कलेक्ट करना,
फिर उसके बाद जो लीव्स होते हैं वो उसको कलेक्ट करना, ये क्या होता है आपके हॉबीज होती है। ठीक है, हॉबीज मतलब हॉबीज के क्राइटेरिया यहाँ पे बताया, जैसे स्टैम्प्स को कलेक्ट करना, रेयर स्टैम्प्स को कलेक्ट करना, जो पुराने जमाने के कॉइन्स होते हैं उसको कलेक्ट करना, वो भी एक कंट्री के नहीं, अलग अलग कंट्री के, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी कंट्री है सबके कलेक्ट करना। तो ये क्या होता है, ये एक्सेप्शन होता है। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल अगर सेम तरह की चीजें कलेक्ट कर रहे हो, जैसे आपने 20 रुपए का नोट क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, कलेक्ट करो। अब 20 नोट की रुपए की नोट, वो भी इंडियन करेंसी कलेक्ट करो, तो अब करते करते क्या हो जाएगा, उसके लिए जो यूटिलिटी आपकी कम हो जाएगी। लेकिन वही आप 20 रुपए की करेंसी अमेरिका की कर रहे हो, फिर आप अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज की कर रहे हो, एशियन कंट्रीज उनकी कर रहे हो, चाइना की कर रहे हो, इंडिया की कर रहे हो, तो ऐसे करके अलग अलग कंट्रीज की आप जब कर रहे हो तो आपकी जो यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, और रेज हो जाएगी। क्यों, कि अब आपका रहेगा कि नहीं मुझे अब और करना है, एक मेरे को मिला अब मुझे और करना चाहिए, मुझे और करना चाहिए, मुझे और करना चाहिए। आप रुकोगे क्या, नहीं रुकोगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो है वॉयलेट करता है क्या, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब सेम, और साथ ही साथ जो कंटिन्यूटी है वो भी करता है। क्यों, क्योंकि आज आपने एक किया तो जरूरी नहीं है कि आपका जो कॉइन होगा या फिर स्टैंप होगा वो आपको तुरंत 1 मिनट बाद दूसरा भी मिल जाए। वो हो सकता है आपको 1 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले, 1 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, ये क्या मैटर करता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या ये जो हॉबी है, ये हॉबी के ऊपर ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल है क्या, नहीं है। फिर एडिक्शंस की अगर मैं बात करूं, एडिक्शंस क्या है जैसे अल्कोहलिक जो पर्सन होता है, अब अल्कोहलिक जो पर्सन होता है वो कभी जब पीता है, जब दारू पीता है तो कभी ये बोलता है बस भाई अब और नहीं पीना, बस हो गया, अब मैं सेटिस्फाई, ऐसा हो गया, नहीं बोलता है ला भाई एक और पैक लगा, एक और पैक लगा, एक और पैक लगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। अब वो जब जो अल्कोहल पीता है वो नशे में पीता है, मतलब उसे ध्यान नहीं रहता, वो धुत होता है। वो राशनल होता है क्या, नहीं राशनल नहीं होता। वो पी रहा है अपनी जो वांट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए पी रहा है, नहीं वो पीते जा रहा है, उसका ध्यान कहीं और है, बस पीना है अपने को क्या पीना है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है अपने रैशनैलिटी को, क्या वायलेट कर रहा है। ठीक है, फिर मीसस यानी कंजूस। अब कंजूस क्या रहते हैं कंजूस, मिसेस मतलब क्या होता है कंजूस, कंजूस क्या एक एक पाई बचाते, भले कपड़े फट जाए, पूरे फट जाए, लेकिन फिर भी वो 1-1 रुपया बचे, 1 रुपया भी बच जाए तो उनको क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। अब जितना रुपया बचता है उनकी यूटिलिटी क्या उनको मिलती जाती रहती है, मिलती रहती है। वो क्या कभी खत्म होने वाला है क्या, कभी खत्म होने वाला नहीं है। समझ में आ गया, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग ये क्या, तो मीसस भी क्या एप्लीकेबल नहीं। फिर मनी, अब मुझे बताना क्या कभी अगर मैं आपको 10 रुपए दूं, 20 रुपए दूं, 30 रुपए दूं, 40 रुपए दूं, 5 रुपए दूं, 60 रुपए दूं, तो आप कभी बोलेगा भाई बस अब और नहीं चाहिए, नहीं। आप क्या करने लोगे, आप उसको क्या करोगे, नहीं मुझे चाहिए और चाहिए और चाहिए। पैसे के लिए जो यूटिलिटी होती है कभी किसी इंसान की कभी खत्म होती क्या, नहीं खत्म होती, ये लॉ के हिसाब से। बट एक्चुअल सिनेरियो अगर मैं बात करूं तो एक सिचुएशन ऐसा आता है जब हम गरीब होते हैं तो हमारे लिए पैसे की जो वैल्यू होती है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अमीर होते जाते हैं तो हमारे लिए जो पैसे की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। तब हमें पैसे इतने मायने नहीं रखते। फिर उसके बाद पावर में हम क्या रहता है, हमेशा एक जो पावर वाला बंदा रहता है वो क्या करता है, शो ऑफ करने के क्या पीछे लगा रहता है। वो क्या चाहता है, वो अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ का लोगों को दिखाना चाहता है, जो क्या करता है वो रैशनैलिटी को क्या करता है, हार्म करता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम आएंगे क्रिटिसिज्म पे। क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म जो लॉ का वो है, सबसे पहला क्या एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन किया गया है। क्रिटिसिज्म मतलब क्या, कमियां क्या है, कमियां क्या इस लॉ में। सबसे पहले क्या अनरियलिस्टिक अजम्पशन, आप होमोजेनिटी बोला गया है। होमोजेनिटी भाई कैसे, आप रियल वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो आप क्या हमेशा सेम यूनिट का कंज्यूम करते हो, सेम कमोडिटी। जैसे डेयरी मिल्क सिल्क है तो आप भी आपने डेयरी मिल्क सिल्क कंज्यूम किया, फिर दूसरी मिनट बाद आप वापस डेयरी मिल्क सिल्क कंज्यूम करोगे, नहीं। हम वेराइटी, हम डाइवर्सिफिकेशन चाहते रहते हैं, हम अलग अलग चीजें टेस्ट करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से साथ ही साथ कंटिन्यूटी रहती है क्या, नहीं अभी डेयरी मिल्क खाया तो अभी खाने की जरूरत नहीं है, मैं कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा, 2 महीने बाद खाऊंगा, 3 महीने बाद खाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कॉन्स्टेंसी या फिर रैशनैलिटी। अब यहाँ क्या रहता है कॉन्स्टेंसी, यानी क्या अब मैं सेम यूनिट, सेम साइज, सेम स्ट्रक्चर वाली यूनिट्स बार बार कंज्यूम करूंगा क्या, नहीं मैं अलग अलग कंज्यूम करूंगा। समझ में आ गया। फिर उसके बाद कार्डिनल मेजरमेंट, भाई ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑलरेडी बताया हुआ है, इसको हम लोग कभी भी क्या नंबर्स में मेजर कर सकते हैं क्या, नंबर्स में मेजर कर ही नहीं सकते। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। इनडिविजिबल गुड्स बोला गया है, डिविजिबिलिटी, गुड्स क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए, जो यूनिट्स है जो कम्युनिटी उसको अलग अलग यूनिट्स में क्या डिवाइड होनी चाहिए, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होना, लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो यही चीज बोला गया है। जैसे रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी सेट्स, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं ये तो पूरा अक्खा ही आता है भाई, ये पूरा अक्खा, इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो क्या है कि
ये इंडिविजिबल है। फिर कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी, मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए बहुत ज्यादा होती है, किसी के लिए क्या कम होती है। फिर एक सिंगल वांट, अ मैन हैज टू सेटिस्फाई मेनी वांट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब एक जो इंसान होता है वो क्या कहता है, एक बार में कई सारे वांट सेटिस्फाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाई चांस अगर कोई इमरजेंसी कॉल आ गया तो मुझे पिकअप करना ही पड़ेगा, तो मैं दोनों ही वांट क्या कर रहा हूँ साथ में, मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करने की भी वांट है और साथ ही साथ मुझे कॉल पिकअप करने की भी वांट है, तो दोनों ही वांट में सेटिस्फाई करूंगा कैसे, लेक्चर को पॉज करके। सही बात है, अर्जेंट कॉल। तो एक इंसान जो होता है कभी ये नहीं सोचेगा मैं एक टाइम पे एक ही वांट सेटिस्फाई करूंगा, एक टाइम पे बहुत सारे वांट सेटिस्फाई करना पसंद करता है। जैसे खाना खाते खाते हम लोग मोबाइल चलाते, चैट करते, व्हाट्सएप मैसेज डालते, सही बात है कि नहीं बात है, घर वालों से बात करते, तो हम लोग कई सारे वांट सेटिस्फाई करते हैं। तो ये क्या है, क्रिटिसिज्म है आपके लॉ के। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें कुछ डाउट है, इनकेस अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके। दोस्तों थैंक यू।